RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को कैथोड किरणों की खोज और उनके कुछ गुणों के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और उनके आंसर अगर आपसे आते हैं तो उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और यदि उनके आंसर आपसे नहीं आते तो आप हमारी पहले पिछली वीडियो को देखें, उससे बाद में ये अगली वीडियो क्रमानुसार आप देख सकते हैं। तो कुछ पिछली वीडियो से संबंधित प्रश्न आपके हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि कैथोड किरणों में द्रव्यमान या गतिज ऊर्जा होती है? एक विधि बताइए जिससे कहा जा सकता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है और आप इसका निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं? अब इन प्रश्नों के बाद हम कैथोड किरणों के कुछ बचे हुए गुणों को लेकर चलते हैं, जिनमें हम एक और कह सकते हैं कि कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, यानी जब ये किसी वस्तु से टकराती हैं तो उसको गर्म कर देती हैं, यानी इन कणों की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट गुण अगर हम लेकर चलें तो वो आता है कि जब ये किरणें किसी धातु, कठोर धातु स्पेशली जैसे टंगस्टन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, इन धातुओं के पृष्ठ पर डाली जाती हैं तो ये किरणें एक्स किरणों को उत्पन्न कर देती हैं। जो एक्सरे लिया जाता है वो एक्स किरणों के द्वारा लिया जाता है, तो कैथोड किरणें एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट गुण के रूप में अगर हम लेकर चलें तो ये किरणें, कैथोड किरणें गैसों से जब पास कराई जाती हैं, जब इनको हम गैसों से गुजारते हैं तो ये उन गैसों को आयनित कर देती हैं। तो इस प्रकार से हम कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। अब इन गुणों के पश्चात नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक जो कि आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सार्वत्रिक नियतांक आपका केमिस्ट्री का सार्वत्रिक नियतांक है। फिजिक्स में भी आपका सार्वत्रिक नियतांक आता है। फिजिक्स में जो आपका आएगा वो होता है जी, जिसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, और इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो होता है फिजिक्स में, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में सार्वत्रिक नियतांक होता है E/m का मान। तो जो E/m है उसमें E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे दें तो इसका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है, जिसे हम केमिस्ट्री में सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इसी को विशिष्ट आवेश भी कहा जाता है। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेशल चार्ज किसी भी पदार्थ के लिए हो सकता है और इसका मान सदैव नियत होता है। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम के बराबर होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को भाग दे दें तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 1.759, जिसको हम लगभग 1.76 लिख सकते हैं, गुणा 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम के बराबर ये वैल्यू आ जाती है। इस E/m का जो मान है उसका निर्धारण भी जे थॉमसन ने ही किया था। जे थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसी ने इस इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित किया था। इसको अनुपात भी कह सकते हैं, इसको हम विशिष्ट आवेश भी कह सकते हैं। और एक बात स्पेशल तौर पर ध्यान रखना है, विशिष्ट तौर पर यह आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक पदार्थ के लिए इस E/m का मान नियत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ के अंदर होते हैं। अब कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं?
क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत से प्रक्रम होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जैसे फिजिक्स के अनुसार अगर देखें तो दो होते हैं। पहला होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ केमिस्ट्री में भी बताया जाएगा, इसी चैप्टर में आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कम मात्रा में बताया जाएगा। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके पश्चात एक होता है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन यानी कह सकते हैं इसको एमिशन जो होता है, थर्मो आयनिक एमिशन, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। पहले मैं इन दोनों को थोड़ा सा बता दूं कि जब प्रकाश किसी धातु की छड़ पर डाला जाता है तो उससे विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जो आपका सोलर सिस्टम होता है, सोलर प्लेट जो होती हैं, वो इसी प्रभाव पर कार्य करती हैं। ये तापायनिक उत्सर्जन, जब हम किसी वस्तु को गर्म कर देते हैं तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ताप आयनिक उत्सर्जन कहा जाता है। तापायनिक उत्सर्जन, ये दोनों प्रक्रियाएं आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में होता है एक आयनन। आयनन यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या त्याग दे, वो आयन का निर्माण कर दे, तो वो प्रक्रिया कहलाती है आयनन। और एक और प्रक्रम होता है, वो होता है रेडियो एक्टिविटी। ये सब आप लोग केमिस्ट्री में दोनों पढ़ेंगे। ये फिजिक्स में और ये केमिस्ट्री में होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो इसके अनुसार कहा जा सकता है कि प्रत्येक पदार्थ का अनिवार्य घटक होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ साथ के साथ आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया जाता है वो मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसको मिलिकन तेल बूंद विधि कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है, बूंद ली जाती है तेल की बहुत छोटी सी, उसका द्रव्यमान हमें पता होगा, m की वैल्यू हमें पता होगी, और उसे एक निश्चित मान के वैद्युत अक्षेत्र और चुंबकीय अक्षेत्र के बीच गिराया जाता है, जिसका डिफ्लेक्शन यानी जो अपने मार्ग से वो विचलित होती है उसको ज्ञात करके इस आवेश का मान निर्धारित किया जाता है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको मैंने अभी इसमें बताए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो तो मिलिकन तेल बूंद विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और मिलिकन ने इसको ज्ञात किया था। इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया है E/m का मान, इसकी वैल्यू ज्ञात की थी आपके जे थॉमसन ने। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, एनोड या धन किरणों की खोज। एनोड या धन किरणों की खोज, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। इनके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको जो पिछली वीडियो में बताया था उसके बारे में याद दिला दूं कि एक वैज्ञानिक थे विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने सन 1879 में एक प्रैक्टिकल किया था, जिसमें कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने कैथोड और एनोड को लेकर उसके अंदर उच्च विभव प्रवाहित किया था। तो इसी प्रकार के अध्ययन के द्वारा एक नए वैज्ञानिक आए, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने भी यही प्रयोग दोहराया, लेकिन 1886 में। तो विलियम क्रूक्स ने यह बताया था कि जो गैसें होती हैं वो दाब घटाने पर और उसमें जब उच्च विभव प्रवाहित करते हैं तो वो एक सुचालक की भांति कार्य करते हैं। उसी गुण के आधार लेते हुए गोल्डस्टीन ने 1886 में फिर से यही प्रयोग किया, लेकिन इस बार उन्होंने जो कैथोड था वो छिद्रित कैथोड ले लिया। जो कैथोड का रूप लिया वो लिया गया छिद्रित कैथोड। अब छिद्रित कैथोड में उसके पास में उन्होंने एनोड भी रख लिया। ये आपका हो गया एनोड। अब इसके बीच में बहुत अधिक विभव प्रवाहित किया गया, लगभग यहाँ पे 20,000 वोल्ट मान लीजिए। अब यहाँ इस प्रक्रम में, इस उपकरण में उन्होंने एक कार्य और किया। जैसे आपने कैथोड किरणों में पढ़ा था कि निर्वात उत्पन्न किया गया, तो यहाँ पर निर्वात उत्पन्न न करके गोल्डस्टीन ने इसके अंदर कोई गैस भर दी। अब इस गैस भरने के पश्चात जब उन्होंने विभव प्रवाहित किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये छिद्रित कैथोड था इसके पीछे की ओर यहाँ चमक उत्पन्न हुई।
जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कैथोड किरणों की खोज में, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया जाता है। वो लेप करने से यहाँ पर गिरने वाली जो ऊर्जा होती है, जो किरणें होती हैं, ये उसको अवशोषित करके दोबारा से ग्लो उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न कर देता है, जिसको हम प्रतिदीप्ति बोल देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चमक देखी। अब इस कैथोड के पीछे चमक का कारण क्या था, उन्होंने जब देखा तो उसमें रिसर्च में पाया कि यहाँ एनोड से निकलने वाली कुछ किरणें, उनके अनुसार तो वे किरणें यहाँ पीछे की ओर टकराकर चमक उत्पन्न कर देती हैं। इन किरणों को उस समय उन्होंने एनोड से निकलना हुआ माना था, तो इन किरणों को नाम उन्होंने एनोड किरणें या फिर धन किरणें, और उसी समय इसका नाम कैनाल किरणें या गोल्डस्टीन के द्वारा खोज करने के कारण गोल्डस्टीन किरणें कहा गया। अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए एक बार। इसके बारे में लिखेंगे कि सन 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्जन नलिका में कोई गैस भरी तथा छिद्रित कैथोड लेकर एनोड व कैथोड को पास पास रखा और इनके बीच उच्च विभव प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे उन्होंने चमक देखी, जिसका कारण उस एनोड से निकलने वाली किरणें मानी गई। एनोड से निकलने का इन किरणों को एनोड किरणें या धन किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। परंतु इसके साथ साथ इसमें यहाँ पर एक कमी उन्होंने छोड़ दी कि यहाँ पर गैस का नाम नहीं पता कि कौन सी गैस भरी, और उन्होंने ये माना था कि ये किरणें एनोड से निकली, जबकि ऐसा नहीं होता। तो फिर इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं कि सन 1919 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने यहाँ हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया और उत्पन्न हुए कणों को प्रोटॉन नाम दिया। इसी कारण ये एनोड या धन किरणों की खोज के साथ साथ प्रोटॉन हो जाता है। इसी कारण हम गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोजकर्ता नहीं मानते, रदरफोर्ड को मानते हैं, क्योंकि गोल्डस्टीन ने कुछ गलतियां की थी, कुछ कमियां छोड़ दी थी, जिनको रदरफोर्ड ने दूर किया, और उसी कारण रदरफोर्ड ने उस गैस के हाइड्रोजन के आधार पर जो कण निर्मित हुए उनके बारे में उन्हें प्रोटॉन नाम दिया। तो जब गोल्डस्टीन ने ये कमी कर दी थी कि इन किरणों को एनोड किरणें कहा गया, धन किरणें कैनाल किरणें अलग बात है, वो सही था, वो मान सकते हैं। तो फिर इन किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, कहां से होती है? तो जिस प्रकार से हमने बताया था कि जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणों की उत्पत्ति होती है उस इलेक्ट्रोड से, जिससे वो इलेक्ट्रोड, उस धातु से जिससे कि वो इलेक्ट्रोड बना हुआ है। जैसे ये धातु की छड़ हो गई आपकी, इस इलेक्ट्रोड से निकलने वाली किरणें तो बोली जाएंगी कैथोड किरणें। लेकिन जो ये धन किरणें या एनोड किरणें हैं, इनकी उत्पत्ति उस गैस के परमाणुओं के द्वारा होती है जो नलिका के अंदर भरी जाती है। ये मुख्य अंतर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस भरने पर जब इसके परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट बना H पॉजिटिव, उसी को इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। तो इसी कारण रदरफोर्ड को हम प्रोटॉन का खोजकर्ता मान लेते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कैथोड और एनोड किरणें जो होती हैं उनकी उत्पत्ति कहां पर होती है, किस प्रकार से होती है। आप इस अंतर को अवश्य ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल न हो। अब इसके बाद आते हैं एनोड या धन किरणों के गुण, स्पेशली हमको प्रोटॉन के गुण भी कह सकते हैं, लेकिन इन गुणों को हम आपके लिए अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, और अगर नहीं दिए हों तो आप हमारी पहले पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें दिए हुए गुणों में से अधिकतर गुण इन एनोड किरणों के लिए भी प्रयुक्त किए जाएंगे, जो कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तो आप पहले कैथोड किरणों को तैयार कर लीजिए, फिर एनोड किरणों के गुण अपने आप लिखकर देखिए, और फिर मैच कीजिए हमारी आने वाली वीडियो से कि क्या आपने एनोड किरणों के सही गुणों को लिखा है। इससे आपके अंदर भी खुद पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, अगर आप सही लिख देते हैं तो। और अगर आप गलत लिखते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसमें परेशान मत होइए। सही बताने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सही बताने के लिए तैयार हैं, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।